Hello student, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to start most important topic name is shear angle. अब ये जो टॉपिक है शेयर एंगल या आपकी मेटल कटिंग थ्योरी जो चैप्टर है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक पर जो आपके नेक्स्ट टॉपिक है वो डिपेंड होंगे, क्योंकि अगर ये टॉपिक अगर आपको अच्छे से पता होगा, अगर इस टॉपिक में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि आपका थ्रस्ट फोर्स, कटिंग फोर्स और मर्चेंट सर्कल एनालिसिस या मर्चेंट सर्कल थ्योरी जो भी टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं शेयर एंगल। सो स्टूडेंट, शेयर एंगल एक्चुअल में होता क्या है? तो अगर मैं शेयर एंगल की बात करूं तो इट इज जस्ट एंगल, इट इज ए एंगल बिटवीन कटिंग वेलोसिटीज डायरेक्शन एंड शेयर प्लेन। मतलब ये एक ऐसा एंगल होता है जिसमें कटिंग वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है और जो शेयर प्लेन है उनके बीच में जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं हम शेयर एंगल। अब इसको हम एक डायग्राम की मदद से बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अगर ये जो डेफिनेशन है इस डायग्राम से अब क्लियर हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा वर्कपीस है और ये हमारा कटिंग टूल है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हो कि इसे बोलते हैं हम चिप। ये हमारा वर्कपीस, ये हमारा कटिंग टूल। अब जैसे कि आप जानते हो कि जब कटिंग टूल और वर्कपीस के बीच में जब कांटेक्ट होता है तो कांटेक्ट होने के बाद क्या होगा, उससे एक मशीनिंग प्रोसेस होगी। अब मशीनिंग प्रोसेस होने के लिए आपको सबसे पहले, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका कटिंग टूल है और ये आपका चिप है। अब आप देख रहे हो कि चिप आपके बेस मेटल या पेरेंट मेटल से अलग होती है, तो वो किस दौरान अलग होती है? तो उस दौरान अलग होती है तो यहाँ पर जो एक प्लेन होता है इसको कटिंग प्लेन भी बोलते हैं, या यूं बोल सकते हैं ये शेयर प्लेन भी हुआ। क्लियर? तो ये कटिंग प्लेन या एक शेयर प्लेन है जिसमें क्या होता है कि आपकी चिप आपके बेस मेटल या पेरेंट मेटल से अलग होती है इस प्लेन के अंतर्गत। अब जैसे कि टूल आपका इस डायरेक्शन में है तो आपका जो वर्कपीस का जो डायरेक्शन है कटिंग वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये हो गया आपका शेयर प्लेन और ये हो गया आपका कटिंग वेलोसिटी। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसे क्या बोलेंगे हम? शेयर एंगल। सो अगर हम बात करें बीटा नोट, तो बीटा नोट क्या हुआ अपने आप में? शेयर एंगल हुआ। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि इतना तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब हमें इसकी कुछ और कंस्ट्रक्शंस करनी होगी और कंस्ट्रक्शंस करने के बाद हम फाइनली जो शेयर एंगल है इसका डेरिवेशंस स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि ये क्या है आपका टूल। अब इस टूल में जो इंटरफेस है इसको रेक फेस बोलते हैं। सो आपका ये होगा आपका रेक एंगल। और रेक एंगल जैसे कि हमको पता है कि हम इसको अल्फा नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों को रेक फेस और रेक एंगल क्या होता है ये ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे कि मान लो आपका ये कटिंग टूल है। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो आपका एंगल है इसको आप क्या बोलते हो? रेक एंगल। ये आपने ऑलरेडी टूल सिग्नेचर में डिस्कस किया था। अब जैसे कि ये आपका
वर्क पीस है। अब ये टूल के कांटेक्ट में आता है तो आप देख रहे हो ये चिप फॉर्मेशन होता है। चिप अपने बेस मेटल या पेरेंट मेटल से अलग होती है। तो ये इस तरह आपका ये जो फेस होता है ये क्या होता है आपका रेक फेस होता है। ठीक है, ये हो गया आपका रेक फेस। आप उसका जो स्ट्रक्चर वो इस तरह आपको यहाँ पे डायग्राम में बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका रेक एंगल कितना है जो कि अल्फा नॉट। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि हमारे पास जो सी नेमिंग है इसको हम बोलते हैं ए और इसको बोल दिया बी। अब इसको बोल दिया हम ए बी एक प्लेन हुआ जिसको हम बोलते हैं शेयर प्लेन। शेयर प्लेन वो प्लेन जहाँ से आपका जो चीफ है आपके पेरेंट मेटल या बेस मेटल से क्या होता है सेपरेट होता है। अब ए से परपेंडिकुलर एक हम लाइन लेते हैं जिसको मैंने एम बोल दिया। ठीक है, अब ए से परपेंडिकुलर लाइन इसको बोल दिया मैंने एम, और इस पॉइंट ए से रेक फेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नेमिंग कर दी मैंने, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया के। अब इस पॉइंट जैसे कि आप ये पॉइंट जो दिख रहा बी ये हो गया के, और एक पॉइंट यहां पे मैंने नाम दे दिया इसको ई। अब बी और ई पर एक परपेंडिकुलर लाइन और ड्रॉ करेंगे जो कि ए से होकर जाएगी। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया एन। ठीक है, आप देख रहे हो स्टूडेंट्स आप कि हमारे पास जो डायग्राम है इसमें ये तो है आपका शेयर प्लेन जिसको क्या बोल दिया हमने ए बी। अब ए से एक लाइन परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ की उसको क्या बोला के बोला, जो कि एंगल कितना है इसका 90 डिग्री, और जो एंगल है ई बी और के इसके बीच में एंगल कितना है अल्फा नॉट, जिसको हम क्या बोलते हैं रेक एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की थी एम, जो कि क्या कटिंग वेलोसिटी की जो लाइन है इस पे हमने ड्रॉ की थी लाइन, इसको क्या बोल दिया था ए एम। अब हम इस पूरी ज्योमेट्री को फिर से थोड़े क्लियरली यहाँ पर नीचे बनाएंगे और उसके बाद शेयर एंगल का डेरिवेशन देखेंगे। तो ये आपका इस तरह है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका एम, और ये हो गया आपका बी। ये परपेंडिकुलर लाइन थी आपकी और इस पॉइंट को आपने यहां से मिलाया था, वो था आपका के। और ओके, एक लाइन हमने आगे ली थी, एक्सटेंड किया था इसको। ये इस तरह था। ठीक है, तो इसको हमने क्या नेमिंग किया था एन, इसको बोला था ए, इसको बोला था एम, इसको बोला बी, इसको बोला के। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो एंगल है ए बी ये कितना था, ये आपका था बीटा नॉट, और ये जो रेक एंगल था ये कितना था अल्फा नॉट। तो ये एंगल है आपका अल्फा नॉट। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि ये अगर आपका अल्फा नॉट है और ये अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 माइनस अल्फा नॉट। सिमिलरली ये एंगल करस्पॉन्डिंग ये एंगल भी कितना होगा, ये भी होगा आपका 90 माइनस अल्फा नॉट। क्लियर। अब एक और यहां पर देखते हैं। अब देखो जैसे कि ये दिख रहा है आपका ए बी एम, ये जो एंगल है ए बी एम कितना है बीटा नॉट। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग ये एंगल भी कितना होगा, ये भी कितना होगा बीटा नॉट। अब हम इस एंगल की बात करें एन ए, ये जो पॉइंट है आपका इसको हम इस पॉइंट्स को बोल देते हैं, हम कोई भी पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया था। जैसे इसको मैं बोल देता हूँ
डी पॉइंट बोल दिया, जैसे कि ये पॉइंट डी है तो आप एन ए डी, अब ये जो एंगल है, क्योंकि ये एंगल तो मैंने आपको बता दिया था कि जो ए बी एम, ये एंगल कितना था बीटा नॉट, तो एन ए और डी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये 90 माइनस अल्फा नॉट ये एंगल था और कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल भी कितना था 90 माइनस अल्फा नॉट, और ये अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा 90, तो ये एंगल होगा आपका अल्फा नॉट। क्लियर? सो अब हम इसे यहां पर भी देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी बात करता हूं इस तरह, जिसे मैंने आपको बताया था कि ये था आपका बीटा नॉट, तो करस्पॉन्डिंग ये एंगल भी कितना होगा बीटा नॉट, तो ये जो बीटा नॉट था तो ये एंगल भी कितना हुआ था आपका बीटा नॉट, और ये एंगल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये एंगल है आपका एन ए डी, जो कि कितना है अल्फा नॉट। क्यों अल्फा नॉट? क्योंकि 90 माइनस अल्फा नॉट ये एंगल है, अगर ये 90 है तो ये कितना होगा अल्फा नॉट। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये ज्योमेट्री आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हम इसको हम थोड़ा क्लियरली तरीके से लिख लेते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंगल ए बी एम जो कि कितना है बीटा नॉट, जिसको हम क्या बोलेंगे शेयर एंगल। ठीक है, अब जो आपका दूसरा एंगल है जो डी बी के, एंगल डी बी के, जैसे कि ये कितना है अल्फा नॉट, इसको बोलेंगे आप रेक एंगल। रेक एंगल एक ऐसा एंगल है जो रेक फेस पर बनता है। क्लियर? अब उसके साथ जो दूसरा एंगल है, अब ये डी बी के, अब ये डी बी के इक्वल टू अल्फा नॉट है। अब उसके बाद जो हमारा एंगल है के डी बी, एंगल के डी बी इक्वल्स टू कितना है 90 माइनस अल्फा नॉट, और यही एंगल किसके इक्विवेलेंट है ए डी एन, एंगल ए डी एन। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर सारे एंगल अच्छे से क्लियर हो गए। क्लियर? अब उसके बाद अब मैं इस ट्रायंगल के ए बी की बात करूं, सो ट्रायंगल के ए बी, अब के ए बी जो ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि हमें ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एंगल फाइंड करने के लिए आपके पास एन ए बी है, तो मैं लिख लेता हूं ट्रायंगल एन ए बी, और माइनस अगर हम के ए बी ये निकाल रहे हैं तो एन ए बी माइनस एन ए के कर सकते हैं, माइनस एन ए के कर सकते हैं। सो एन ए बी, एन ए बी, जैसे कि हमको पता है कि ये एंगल कितना है, ये एंगल है हमारा बीटा नॉट, है ना, एन ए बी, और एन ए के, तो ये एंगल कितना है जो कि हमने निकाला था अल्फा नॉट, तो माइनस अल्फा नॉट। क्लियर? तो यहां तक आपको अभी क्लियर हो गया है। अब हम फर्दर डेरिवेशंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं? एक ट्रायंगल है आपके पास के ए बी और दूसरा ट्रायंगल है ए एम बी। अब हम दोनों ट्रायंगल का यूज करके अब यहाँ पे हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। अब एंगल निकालने के बाद अब हम यहाँ पर कुछ ट्रायंगल्स देखते हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल है के ए बी और एक ट्रायंगल है ए एम बी। अब यहाँ पे हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके डेरिवेशंस को आगे बढ़ाते हैं। सो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल के ए बी, ट्रायंगल के ए बी, तो ट्रायंगल के ए बी में ये आपका जो ए और के है ये क्या है आपका बेस है, और ए बी क्या है आपका
हाइपोटेनियस है, तो हम कॉस का फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कॉस बीटा नॉट माइनस अल्फा नॉट, जो कि कितना होगा, बेस है हमारा ए के और हाइपोटेनस कितना है हमारा ए बी। तो ये इक्वेशंस हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशंस। उसके साथ अगर हम दूसरे ट्रायंगल की बात करें ए एम बी, अब चूंकि ये ट्रायंगल भी क्या है, राइट एंगल में है, अब इसका एंगल कितना दे रखा है, बीटा नॉट, तो बीटा नॉट एंगल दे, तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पर इस ट्रायंगल ए एम बी में साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन बीटा नॉट इक्वल ये हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप देख रहे हो कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड दोनों हमें यहाँ पर मिल गई है। अब स्टूडेंट्स मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमने जब ये डायग्राम में ये पूरा ये कंस्ट्रक्शंस किया था, तो आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं A1 भी बोल सकते हो, T1 भी बोल सकते हो, इसको बोलते हैं हम अनकट चीफ थिकनेस, ठीक है, अनकट चीफ थिकनेस इसको बोलोगे A1, और इसको बोलेंगे हम A2, और A2 किसके बराबर है, ये के बराबर, तो ये हो गया आपका A2, ठीक है। सो अब हम यहां देखते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को हम डिवाइड करते हैं, तो इस तरह लिख सकते हैं, कॉस बीटा नॉट माइनस अल्फा नॉट अपॉन साइन बीटा नॉट, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा ए के अपॉन ए बी, और इसके अपॉन हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी। तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा, कॉस बीटा नॉट माइनस अल्फा नॉट अपॉन साइन बीटा नॉट, और इक्वल्स टू हो जाएगा ए के अपॉन ए एम। अब जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो ए के है ये किसके इक्विवेलेंट है, A2 के, और ये जो ए एम है ये किसके इक्विवेलेंट है, A1 के। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह लिख सकते हैं, कॉस बीटा नॉट माइनस अल्फा नॉट अपॉन साइन बीटा नॉट, और इक्वल टू हो जाएगा आपका A2 अपॉन N1, और ये जो A2 अपॉन N1 है ये आपका होता है चीफ रिडक्शन रेशियो, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। RR होता है हमारा चीफ रिडक्शन रेशियो। तो अब आप देख रहे हो कि जो हमारे पास इक्वेशन है कॉस बीटा नॉट माइनस अल्फा नॉट अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू RR। सो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कॉस बीटा नॉट माइनस अल्फा नॉट अपॉन साइन बीटा नॉट और इक्वल्स टू RR, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है कॉस बीटा नॉट माइनस अल्फा नॉट, इसको इस इक्वेशन में जो लिखा हुआ है इसका हम फार्मूला लगा सकते हैं, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो इस टर्म्स को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह लिखेंगे इसको, कॉस बीटा नॉट इंटू कॉस अल्फा नॉट प्लस साइन बीटा नॉट इंटू साइन अल्फा, और अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन बीटा नॉट और इक्वल्स टू आर आर। तो इतना आपको यहाँ पे फिलहाल में तो समझ में आ ही गया होगा स्टूडेंट्स। अब मैं इस इक्वेशन को वापस यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉस बीटा नॉट इंटू कॉस अल्फा नॉट प्लस साइन बीटा नॉट इंटू साइन
अल्फा नॉट, और अपॉन में क्या था, साइन बीटा नॉट, और इक्वल्स टू था चीप रिडक्शन रेशियो। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे। अब चूंकि देखिए कॉस बीटा नॉट और साइन बीटा नॉट, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट बीटा नॉट इंटू ये हो जाएगा कॉस अल्फा नॉट, राइट। और इसका यहां पर चेंज कितना होगा, साइन बीटा नॉट और ये है साइन बीटा नॉट, तो साइन बीटा नॉट से साइन बीटा नॉट कैंसल, तो प्लस ये हो जाएगा साइन अल्फा नॉट और इक्वल्स टू चीप प्रोडक्शन रेशियो आर आर। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि ये कॉट बीटा नॉट, ठीक है। सो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, कॉट बीटा नॉट कॉस अल्फा इक्वल्स टू आर आर माइनस साइन अल्फा नॉट। सो कॉट बीटा नॉट इक्वल्स टू आर आर माइनस साइन अल्फा नॉट अपॉन कॉस अल्फा नॉट। ठीक है। सो कॉट बीटा नॉट, ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, टेन बीटा नॉट इक्वल्स टू कॉस अल्फा नॉट अपॉन आर आर माइनस साइन अल्फा नॉट। सो ये इस तरह शेयर एंगल का डेरिवेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर चीप रिडक्शंस के फॉर्म में अगर रेशो होगा तो डेरिवेशन टेन बीटा नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा नॉट अपॉन आर आर माइनस साइन अल्फा नॉट। अब अगर इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आर आर का मतलब होता है A2 अपॉन A1 चीप प्रोडक्शन रेशो। अगर मैं चीप थिकनेस रेशो के फॉर्म में लिखूं तो आर आर का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन आर, जो कि आर क्या होता है, चीप थिकनेस रेशो या चीप थिकनेस बोल सकते हैं। तो चीप थिकनेस रेशो कितना हो जाएगा, आर आर, जो कि रेसिप्रोकल होता है किसका, 1 अपॉन आर। तो अगर मैं इसको सिंपली उसको मॉडिफाई करूं चीप थिकनेस रेशो के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा नॉट अपॉन आर आर की जगह हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस साइन अल्फा नॉट। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 10 बीटा नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा, अब चूंकि कॉस अल्फा नॉट अपॉन आर, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस आर साइन अल्फा। ठीक है। तो 10 बीटा नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा आर कॉस अल्फा नॉट अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा नॉट। तो इस तरह शेयर एंगल का डेरिवेशन को इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो चीप रिडक्शन रेशो के फॉर्म में लिखेंगे तो 10 बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा नॉट अपॉन आर आर माइनस साइन अल्फा नॉट, और अगर चीप थिकनेस रेशो के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर कॉस अल्फा नॉट अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा नॉट। तो आपको ये डेरिवेशंस यहाँ पे पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये डेरिवेशंस हमारा कंप्लीट भी हो गया है। अब एक कंडीशंस जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो शेयर एंगल है ये किस पे डिपेंड करता है। अब ये जो शेयर एंगल है ये डिपेंड, अगर मैं चीप रिडक्शन रेशो के फॉर्म में बात करूं तो शेयर एंगल डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, चीप रिडक्शन रेशो और रेक एंगल के ऊपर। ठीक है। तो शेयर एंगल ऑलवेज डिपेंड्स ऑन चीप रिडक्शन रेशो एंड रेक एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको ये लाइन क्लियर हो गई है कि शेयर एंगल डिपेंड्स ऑन आर आर एंड रेक एंगल
अल्फा नॉट। मीन्स आपका अगर लेस कटिंग फोर्स चाहिए तो उसके लिए शेयर एंगल क्या होना चाहिए, हमारा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि शेयर एंगल किस पे डिपेंड करता है, ची प्रोडक्शन रेशियो पे और हमारे रेक एंगल पे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर इस डायग्राम से भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम शेयर एंगल कम रखते हैं, अगर शेयर एंगल कम रखेंगे तो उसमें जो ची प्रोडक्शन रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर ची प्रोडक्शन रेशियो इंक्रीज हुआ दैट मीन्स हमें कटिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा, और कटिंग फोर्स ज़्यादा लगेगा तो ये हमारे मशीनिंग के लिए सूटेबल कंडीशन नहीं है। तो मशीन के लिए सूटेबल कंडीशंस क्या है, फॉर लेस कटिंग फोर्स बीटा नॉट मीन्स शेयर एंगल शुड बी हायर, या ये भी बोल सकते हैं कि और हायर रेक एंगल लीड टू लोअर कटिंग फोर्स। ठीक है, या तो रेक एंगल भी क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए, जिससे हम कटिंग फोर्स को क्या कर सकें, कम कर सके। तो ये हमारी सूटेबल कंडीशन है इसके लिए, मशीनिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि शेयर एंगल आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।